तो जो तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे उस पर हम लोग मूव करते हैं। उसमें देखो बस एक या दो सवाल ही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पूछे हुए सब लोगों के द्वारा डाउट्स में बताने लायक है। बाकी तो है नहीं, खैर अब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तभी तो चीज़ें बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी। बस याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर को तुम अगर ऐसा समझते हो कि एक बार पढ़ लेने से 3 बार पढ़ लेने से वो याद में रहेगा, नहीं, कम से कम 20 से 25 बार उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, तो जाके 30 to 40% हो सकता है एग्जाम हॉल तक तुम लेकर जाओ। तो थोड़ा गो थ्रू करने की अपनी स्पीड और एबिलिटी को इंक्रीज करो। चलो आते हैं सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तुम्हारा डाउट है, अच्छा सवाल है, मतलब कंफ्यूज कर सकता है एक स्टूडेंट को, और कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट बन भी सकता है। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स पाए जाएंगे। तुम अगर इस नज़र से देखो तो ये कितना डिग्री है भैया, ये आप लोगों का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या प्रेफर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म, ओके। और अगर मैं इस नज़र से देखूँ, अच्छा ये क्वेश्चन को इसने घेर लिया है, तो ये आपका कहने को 1 डिग्री है, बट इसकी बीटा पोजीशन पे क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है ना, राइट। बीटा पोजीशन इसका ब्रांच हो गया है। तो तुमको याद होगा कि अगर बीटा पोजीशन ब्रांच हो जाए तो SN2 नहीं देता, फिर वो क्या देने लगता है आप लोगों का SN1, ठीक है। अब ऊपर से आपने DMF यूज़ किया है। DMF कैसा सॉल्वेंट है, DMF पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इन दैट केस अगर आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो वो किसको फेवर करता है, वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, राइट। तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है तो इसका मतलब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जो लेफ्ट वाला Cl है, उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ राइट साइड वाला Cl जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा बताओ, आपका I आ जाएगा। और SN2 में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट नहीं होती। अब क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कार्बोकैटायन की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, सो देयरफॉर आपका सिंपल है कि Cl को हटाना है और I को लगाना है, कोई शिफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। बाकी C और D के बारे में तो तुम भूल जाओ, ये एलिमिनेशन के प्रोडक्ट है और एलिमिनेशन नहीं होगा। एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो आप जब एलिमिनेशन पढ़ोगे ना उस वक्त आपको पता चलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों ने जो मुझसे पूछा है वो है 10th। देखो 10th 11th और 12th ये तीनों ही तुमने पूछ कर बहुत ही गंदा वाला काम किया है। ये नहीं पूछना चाहिए, ये मतलब अच्छा सवाल नहीं है पूछने लायक। हमने अच्छे से पढ़ा है कि जब भी आप NaCN या फिर AgCN के साथ रिएक्शन कराते हो, ये दोनों के दोनों भाई साहब लोग SN2 करते हैं, ठीक है, ये SN2 करता है। अच्छा ये ऐसे ही देखो, इस क्वेश्चन में भी सोडियम साइनाइड है, ये भी SN2 करता है। अब तुम SN2 को तो जानते हो, SN2 का ऑर्डर क्या चलता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, है ना। SN2 का तो ऑर्डर यही चलता है रिएक्टिविटी को लेकर। अब एक एक की तुम डिग्री बस देखते जाओ, यहाँ कितना डिग्री है, 1 डिग्री, यहाँ ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, यहाँ ये कितना डिग्री है तो 1 डिग्री, बट देखो बीटा पोजिशन ब्रांच्ड है। तो अगर बीटा पोजिशन ब्रांच हो जाए और आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस 1 डिग्री दिख रहा है तो SN2 नहीं देगा, वो फिर SN1 देता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली ये तो भैया पहले ही बोल रहे हैं कि मैं 3 डिग्री हूँ, तो अगर 3 डिग्री है तो इसके लिए फास्टर रेट थोड़ी ना होगी, SN2 में तो फास्टर 1 डिग्री के लिए होती है। तो अब 10th में A और B में कौन 1 डिग्री है, A वाला, सो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। सेम यही लॉजिक 12th में लगाना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड आपका दिखता कैसे है। तो देखो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेंजाइल क्लोराइड इस चीज़ को कहते हैं, ये इसको नहीं कहते हैं, CH2 विथ Cl इसको कहते हैं, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। और इस पोजीशन को अगर मैं 1 दूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका 2nd, ये आपका 3rd और ये आपका 4th, तो यानी कि बेसिकली आपका जो ब्रोमीन है वो यहाँ लगा है। और आप कह रहे हो कि इसमें सोडियम साइनाइड डालना है, यानी कि NaCN वो भी इथेनॉल में, ठीक है, तो इथेनॉल इसका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बट हमने इतना तो पढ़ के रखा है ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी SN2 मैकेनिज्म देती है। अब SN2 मैकेनिज्म देती है यानी कि लीविंग ग्रुप जाएगा। अब देखो कई लोगों को लगता है कि मैडम ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, मैं मानती हूँ दोनों लिविंग ग्रुप है। अब कई लोगों को लगता है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है,
हमने जो इतना पढ़ाई लिखाई की है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्लोरीन और ब्रोमीन में तो ब्रोमीन की होती है। तो उनको लगता है कि ब्रोमीन जाएगा और ब्रोमीन के बदले में CN आएगा। तो ऐसे लोगों का फीलिंग उनको ये आती है कि प्रोडक्ट उनको एक्सपेक्टेड रहता है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट उनका ये बनेगा, ये ठीक है, ये मतलब CH2Cl ऐसा और Br की जगह साइनाइड। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये Br आपका किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से। कितनी बार बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी हैलोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है यानी कि वो एराइल हैलाइड है, तो एराइल हैलाइड, ब्रिज हेड पोजीशन है ना, ये वाले लोग या फिर विनाइल हैलाइड, ये वाले लोग आप लोगों की ना तो SN1 देते हैं ना तो SN2। तो ये निकलेगा ही नहीं, तो फिर उसके बदले CN कहाँ से आएगा? तो एक ही इंसान निकलेगा, वो है Cl। Cl जाएगा, Cl के बदले बोलो कौन आएगा? आप लोगों का साइनाइड आएगा। सो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का। ये जो आपका 4 ब्रोमो है वो वैसे का वैसी। तो किन किन ऑप्शन में 4 ब्रोमो डिस्ट्रॉय हो गया है? B उसे काट दो, C उसे काट दो। या तो A करेक्ट होगा या तो D करेक्ट होगा। अब देखते हैं कौन सा। 4 ब्रोमो आपने क्या किया है? सिर्फ बेंजाइल में क्लोराइड हटा के बेंजाइल की जगह साइनाइड लगाया है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा A। D वाले में क्या गलती थी? D वाले में बोल रहा था 2 साइनो बेंजाइल क्लोराइड, मतलब वो तो कुछ अलग ही दुनिया थी उसकी। वो ये कह रहा था कि क्लोरीन वैसे का वैसी रहेगा और इस पोजीशन पे साइनाइड आ जाएगा। उस पोजीशन पे क्यों आएगा यार? जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसकी जगह पे आएगा ना। फिर चलो, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो इस तरीके का कुछ भी अफलातून गिरी करने से पहले। इन तीनों पॉइंट्स को अगर तुम बार बार भूल जाओगे तो क्या मतलब रहा फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ने का? ये याद रखा है तो वैसे इसको भी याद रख लो। अच्छा, 11th में आते हैं। आपको रैंक करना है फॉलोइंग को उनके डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। देखो, सॉल्वोलिसिस का मतलब आप बेसिकली अल्कोहल यूज़ कर रहे हो एज अ सॉल्वेंट। फास्टेस्ट से स्लोएस्ट। तो सॉल्वोलिसिस किस चीज़ के लिए होती है बताओ? सॉल्वोलिसिस अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। तो अल्कोहल वाले जो प्राणी लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में SN1 देते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपने वहाँ क्या ना लगा कर रखा हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनवनॉल, ब्यूटेनवनॉल, तभी। या फिर अगर आपने फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड या फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड अगर आपने ना लगा के रखा हो, या फिर SOCl2, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे केस में SN1 का तो ऑर्डर क्या चलता है? 3, 2, 1 ये ऑर्डर चलता है SN1 का। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है ना। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो सबसे फास्टेस्ट तो सेकेंड वाले के लिए होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो काट के फेंक दो, क्योंकि इसमें तो फास्टेस्ट 1 वाले को बोला है। और अभी अभी मैंने तुमको ये बताया है कि अराइल हैलाइड, ब्रिज एट पोजिशन और विनाइल हैलाइड SN1 SN2 नहीं देते। तुम्हें नहीं लगता कि ये सिस्टम अगेन देखो विनाइल हैलाइड है, यानी कि ये तो SN1 हो या SN2 देगा ही नहीं, तो बल्कि 1 को तो सबसे लीस्ट होना चाहिए, है ना। चाहे अगर तुम ये आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए कि ये रिएक्शन SN1 है कि ये रिएक्शन SN2 है, तो एक स्टूडेंट को बस अगर इतना भी पता है ना कि विनाइल हैलाइड आपका सबसे गंदा है, तो वो देखो तुम चारों ऑप्शन को देख लो कि सबसे गंदा कहाँ दिया हुआ है। 1 में कोई सबसे आखिरी में सबसे वर्स्ट दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसा हमको लगता है। क्या हमें सही लगता है? बिल्कुल। 2 सबसे आगे जाएगा और 1 सबसे पीछे आएगा, और ऑब्वियसली ये 2 डिग्री वाला बीच में आएगा। ऐसे होता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या तुम्हें कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ SN1 या SN2 की नीड थी? कोई नीड नहीं थी, फिर भी अपन ने देखो कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉट फेवर है ना। अच्छा, अभी जैसे ऊपर बताए थे अराइल हैलाइड फेवर नहीं करता, ब्रिज एट पोजिशन नहीं करता। ये ब्रोमीन किससे कनेक्टेड है? ब्रिज एट पोजिशन से कनेक्टेड है, तो ये भी फेवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का मतलब सही ऑप्शन है। सॉरी, माय मिस्टेक। PHBr अराइल हैलाइड ये भी नहीं करेगा। इतना सबको बना होगा। गाड़ी अगर कहीं पे आके अटकी होगी ना, तो अटकने वाली देखो सिचुएशन ये है। इसको लेके ना थोड़ा ये टॉपिक मतलब कंट्रोवर्शियल है। कैसे? देखो, पहली बात तो हम ये जानते हैं, यहाँ पे पहली बात तो मेंशन नहीं किया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस बारे में बोल रहा है, मतलब ये SN1 के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि SN2 के रिस्पेक्ट में कह रहा है।
अगर ये SN2 के रिस्पेक्ट में होता ये क्वेश्चन तो विथ नो डाउट, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप क्या कर देते, ABC तीनों के तीनों ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये मैडम 1 डिग्री है ना, मैं मानती हूँ 1 डिग्री है, बट तुम देखो ना बीटा पोजीशन पे कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है, ये नहीं देता है, बल्कि ये नोट्स कॉपी में लिखवाया है। अब बात आती है SN1 की, तो SN1 में किसी भी स्टूडेंट को A पे डाउट नहीं होता, B पे डाउट नहीं होता, बट C वाला जो होता है वो उसके लिए काफ़ी हद तक डाउटफुल होता है। क्यों भैया, क्यों डाउटफुल होता है? क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है कि C वाले केस में अगर आप Br को हटा दोगे तो Br को हटाने के बाद आप लोगों के पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। वो जो कार्बोकैटायन बनेगा मैडम, अपन उसको शिफ्ट करा सकते हैं ना। माना कि अभी ये 1 डिग्री है, माना कि SN1 वाले लोग 3 डिग्री को प्रेफर करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि रीअरेंज होने के बाद ये बन जाएगा? तो देखो मैं मानती हूँ कि रीअरेंज होने के बाद बन जाएगा, लेकिन रीअरेंज होने से पहले का कार्बोकैटायन हम लोग देखते हैं, ना कि रीअरेंज होने के बाद का, ठीक है। अच्छा हाँ, अनलेस एंड अनटिल बहुत एक्सेप्शनल चीज़ ना हो रही हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आपको ये Br को तोड़ना होगा ना, क्योंकि देखो अगर इस रिएक्शन को SN1 के वाया जाना है तो पहले Br टूटना चाहिए। इसको तोड़ने के लिए आप एनर्जी सप्लाई करोगे, मतलब ये रिएक्शन आप लोगों की क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, तोड़ने वाली। और जब आपका कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सो होगी। बट एंडो इतनी ज़्यादा होती है, मतलब रीअरेंज चाहे अगर हो भी गया तो ओवरऑल ये रिएक्शन एंडो ही रहती है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए ये भी नहीं करेगा। तो इसको अपनी नोट्स कॉपी में लिख के रख लेना भैया कहीं ऊपर। ये मैंने ये चीज़ नोट्स में आई थिंक नहीं लिखवाई थी, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। SN2 होता तो आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबोव कर देते। SN1 में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है कि अरे यार रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है, तो फिर वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड कर जाता है। हो सकता है कि तुम ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लो जो फेवर करे, हो सकता है कोई कैटलिस्ट ले लो जो फेवर करे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट या कोई दूसरे कंडीशंस के बारे में नहीं कहा है, इसीलिए हमने उसको लिया। 15 वाला आखिरी में बात करेंगे, 16 वाला भी आखिरी में बात करेंगे, 20 वाला देखते हैं। देखो 20 वाले के लिए ना एक चीज़ थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं बताना भूल गई थी उस वक्त। रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। बस अगर तुम्हें ये पता है तो तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं से नहीं है, तो A को हटा दो। B वाला तो न्यूट्रल है, इसीलिए उसको हटा दो। Cl -I करता है और +R करता है क्या? नहीं करता। ये अपने दिमाग में ठूसो, फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी हैलोजन एरोमेटिक सिस्टम के साथ +R नहीं करता। NO2 -I भी करता है, -R भी करता है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स NO2 निकाल रहा है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा D। बट ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में आप लोगों के पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, जिस ट्रांजिशन स्टेट में आपका क्या कहते हैं, कार्बन का थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूट रहा होता है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन रहा होता है, राइट। यानी कि आपके पास एक कैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, पेंटावैलेंट सिचुएशन अराइज हो जाती है। इस पेंटावैलेंट सिचुएशन पे कार्बन पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब मुझे बताओ एक निगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा क्या? नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको और इलेक्ट्रॉन देगा और निगेटिव को बढ़ाएगा, तो वो तो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। इसीलिए अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो जो कि इस ट्रांजिशन स्टेट में बनने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, है ना, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी रेट को बढ़ा देती है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा D फॉर डॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना, मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ, ठीक है। अच्छा अब 16 वाला तो देखो हमने अभी रिसेंटली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ा था, ये उसका सवाल है। कहीं पे भी अगर आपको ये दिखे ना कि लेबल्ड, नो लेबल्ड, और ऊपर से अगर आपको दिखे कि इंटरचेंज टाइप की कुछ चीज़, तो आप समझ जाओ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का सवाल है। बाद में बात करते हैं, पहले 15 वाले में आते हैं। 15 वाला डाउट एक सही डाउट है, एक इंसान को बिल्कुल डाउट आ सकता है इस पर्टिकुलर सवाल में, है ना, वो भी तब जब उसने नोट्स कॉपी को रिवाइज किया भी है और नहीं भी किया है, मतलब दोनों, मतलब किया है बट कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो ये उस केस में ये वाली चीज़ पैदा हो सकती है। सबसे पहले तुम देखो Br आपके कौन सी पोजीशन पे था, डैश पोजीशन पे था,
OH कौन सी पोजीशन पे आया, डैश पोजीशन पे आया, यानी कि ये प्रोडक्ट रिटेंशन वाला है। आपका अभी OH कौन सी पोजीशन पे चला गया, वेज पोजीशन पे चला गया, यानी कि रिएक्टेंट के कंपेयर में इन्वर्ट हो गया, तो ये इन्वर्जन है। किस मैकेनिज्म में आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलता है, वो होती SN1। तो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये SN1 है। SN1 में जो ग्राफ्स होते हैं उसमें कितने भी पीक्स हो, आपके रिएक्टेंट ऊपर होता है और प्रोडक्ट नीचे होता है। काइंडली रिफर नोट्स कॉपी। तो तुम्हें नहीं लगता कि डी वाले में रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है, तो इसको तो पहले ही काट के फेंक दो। सेम अगर मैं इसी लॉजिक पे जाऊं, ठीक है, इस लॉजिक पे तो नहीं, दूसरे लॉजिक पे, ग्राफ में जो ये पहला पीक होता है, फर्स्ट पीक, ये ऊंचा होता है और जो सेकंड पीक होता है रिएक्टेंट साइड से, वो आपका कैसा होता है, छोटा होता है। यहाँ रिएक्टेंट का फर्स्ट पीक देखो यहाँ छोटा दिया है और सेकंड पीक ज्यादा दिया है, तो ये इसीलिए गलत है। कट गए दो ग्राफ, तो वैसे ही कट गए। अब बचता है A और B। तो A और B में अब हमको डिसाइड करना है कि क्या सही है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट इस तरीके से अराइज होता है कि देखिए मैम, अगर आप यहाँ से Br को हटा दोगे तो यहाँ कार्बोकैटाइन क्रिएट होगा, क्या ये कार्बोकैटाइन अरेंज होगा, रीअरेंज होगा? मैं लिखूंगी नहीं, ये थोड़ा ना रीअरेंज होगा। और जिस इंसान ने नोट्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज किया है उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि SN1 के ग्राफ में आपको 2 पीक्स तो मिलते ही मिलते हैं विथ नो डाउट। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होता है तो उन 2 के बीच में 1 पीक और मिल जाता है। ऐसा तो मैक्सिमम 99% लोगों को लगता है कि A उनका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट द करेक्ट आंसर इज B। क्यों यहाँ पे करेक्ट आंसर B है? इसका रीजन है ये सॉल्वोलिसिस, है ना। अब ये क्यों यहाँ पे इसका रीजन सॉल्वोलिसिस है, ध्यान से सुनो। आपने पहली बार आपका जो रिएक्टेंट था उसके अंदर से Br हटाया तो आपको ये पर्टिकुलर स्पीशीज मिली। क्या है ये? आपका इंटरमीडिएट है। क्या ये इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है? क्या ये इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? नहीं। SN1 में आपकी सेकेंड स्टेप में बोलो क्या होता है, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पे आके अटैक करेगा। कौन? यहाँ पे लिखा हुआ है ना H2O, तो H2O आके अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब ये होता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर पोजीशन से O जुड़ेगा। अब O जुड़ा है अपने लोन पेयर को यूज करके, तो O पे एक पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में H2O एलिमिनेट होगा और फिर आपको जाके प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जब आप रिएक्टेंट से शुरू कर रहे हो और प्रोडक्ट पे जा रहे हो तो बीच में आप चेक करिए आपको कितने इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं। 1 इंटरमीडिएट, 2 इंटरमीडिएट, और हर इंटरमीडिएट के आजू बाजू क्या होती है? 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है। इंटरमीडिएट्स के आजू बाजू कितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है? 2। तो यानी कि जब मुझे पहला इंटरमीडिएट मिला तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? जब मुझे नीचे में एक और इंटरमीडिएट मिला तो अगेन 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी। बट क्या होगा कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट और ये वाली ट्रांजिशन स्टेट तो कॉमन होगी ना, ये तो कॉमन ट्रांजिशन स्टेट होगी बराबर, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहीं से तो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो एक ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी कॉमन है, तो टोटल कितनी ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगी? 3। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। यहाँ पे भले ही रीअरेंजमेंट नहीं होता लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है? एक इंटरमीडिएट मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे 1 पीक और बढ़ जाता है। तो जिस इंसान ने नोट्स कॉपी पढ़ी हुई है उसको एकदम श्योर होता है कि नहीं यार यही सही है क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा चूक जाता है मैकेनिज्म में, तो उसके लिए ये आंसर गलत हो सकता है। फिर एक डाउट पूछा गया था 17 में, NBS का क्या रोल है? ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। NBS इज बेसिकली, इसका नाम सुन लो, एन ब्रोमोसुसिना अमाइड, इसको हम लोग कहते हैं। ये आप अभी से याद रख लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आगे तो आप इसको पढ़ने ही वाले थे एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत। अभी तो फिलहाल हमारा एलिमिनेशन चल रहा है। देखो, ये आप लोगों का एक ब्रोमिनेशन कराने वाला एक रिएजेंट है। मतलब ये बेसिकली क्या करता है? हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उसके बदले ब्रोमीन को ये क्या करता है? ऐड करता है। लेकिन ये बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक। ये एवी किसी भी हाइड्रोजन को नहीं हटाता, ये आप लोगों के अलाइलिक कार्बन जो होता है ना, उस अलाइलिक कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको हटाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अलाइलिक कार्बन? डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ ये मेरी बेंजीन रिंग है, तो
एज एवरीबडी नो कि अल्टरनेट डबल सिंगल होता है, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे अब बताओ डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, अच्छा वो भी कौन सा वाला, sp3 कार्बन, ऐसा नहीं कि sp2 चलेगा, ये है तो वो इसके हाइड्रोजन को हटाएगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बेंजीन रिंग, यहाँ पे आई और वहाँ बनेगा CH2Br। अब आप क्या डाल रहे हो उसमें, CH3SNA डाल रहे हो, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3S नेगेटिव, तो यानी कि बी वाला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग, ऊपर में आई, CH2 वैसे का वैसी, Br जाएगा उसके बदले में S और S के बदले में CH3। तो देख लो कौन सी वाली चीज़ आपकी बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा बी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये होता है NBS का रूल। तो आई जस्ट डोंट नो कि तुमने बिना NBS के ये चीज़ कैसे सॉल्व कर ली, क्योंकि श्रेयन के अलावा NBS के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन तक भी नहीं उठाया, तो हो सकता है तुमने गूगल वगैरह कर लिया, और ठीक है अगर वैसे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना तो कॉपी के ऊपर की जो जगह होती है ना वहाँ पे NBS को लिख लेना। अच्छा अब आते हैं 16 में, तो 16 वाले को ना मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ और इस पर्टिकुलर चीज़ को अलग से तुमको मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ पर कैसे क्या आप लोगों का आया होगा। चलो अरे यार ये नहीं हो रहा है कॉपी, 2 मिनट। नहीं देखो वो कॉपी नहीं हो रहा है, हमको वहीं पे काम करना पड़ेगा। देखो तो मैं बाकी जो आजू बाजू की चीज़ें हैं वो मिटा देती हूँ, वैसे भी तुम इसके PDF का तो कुछ करने नहीं वाले हो, इसका वैसे भी मैं PDF शेयर नहीं करती हूँ। देखो इसमें कैसा है, OTS दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने लिखवा के भी दिया है जब लिविंग ग्रुप का टॉपिक पढ़ा है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है टॉसिलेट आयन। बाजू में आपको क्या दिख रही है, बेंजीन दिख रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है। अभी अभी हम लोगों ने NGP पढ़ी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि NGP के लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले NGP पढ़ी है, ये वाली चीज़ आप लोगों के इस लिविंग ग्रुप को हटाने में मदद करेगी। कैसे करती है लिविंग ग्रुप को हटाने में मदद, याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो NGP से रिलेटेड तुमने पढ़ा हो भूतकाल में, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने NGP पढ़ी है, ज़्यादा पुरानी बातचीत तो खैर है नहीं। तो ऐसे जब तुमको उस दिन जब NGP पढ़ाई थी तो NGP क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है ना, जैसे कि ये पोजीशन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है किस काम में, लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए। कैसे हटाती है लिविंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाती है। कहाँ डोनेट करवाती है, किसको डोनेट करवाती है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्या होगा आप लोगों का लिविंग ग्रुप जिस पोजीशन अटैच्ड है, लेट इट बी 1 लेट इट बी 2, तो ये क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है डायरेक्टली उस कार्बन को जिससे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि यहाँ, और इससे OTS क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। बट इस प्रोसेस के दौरान ये आपकी रिंग, ठीक है, इस रिंग के 2 बॉन्ड ऐसे इट इज वैसे के वैसी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 मिनट मैंने गलत बॉन्ड बना दिए, हाँ एक इधर एक इधर। अब क्योंकि ये वाला आप लोगों का ऐसे इस कार्बन से 2 वाले से, 2 वाला किससे 1 वाले से, अब लेकिन 1 के बीच में और इसके बीच में तो क्या बन चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है। मैंने सर्कुलर बॉन्ड बना दिया, खैर बनाना मुझे स्ट्रेट चाहिए था बट मैंने सर्कुलर बना दिया। अब क्या होता है, क्या ये सर्कुलर बॉन्ड परमानेंट होता है क्या, नहीं, ये टूटता है। कब टूटेगा, जब ये आएगा। ये कौन है, ये RCOOH है। ये कौन है, ये RCOO नेगेटिव है। ये RCOO नेगेटिव आएगा। अब RCOO नेगेटिव के पास 2 चॉइस है ना, क्योंकि देखो जिस पोजीशन ने इलेक्ट्रॉन दिया था उसको बॉन्ड तोड़ने का है, वो वापस बॉन्ड तोड़ने के लिए छटपटा रही है, बॉन्ड तोड़ूंगी। अच्छा रुको मैं इसको क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ। वो छटपटा रही है कि मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, मुझको बॉन्ड तोड़ना है, मैं नहीं रहूंगी, मुझे बॉन्ड तोड़ दो, है ना। NGP करके देखना अपने हाथों से, ठीक है, NGP अपने हाथों से करके देखना। तो ये जो C आपका RCOO नेगेटिव है, इसके पास 2 चॉइसेस होती हैं कहाँ जाके चिपके। तो अब वो कहाँ जाता है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि वो मोर के वाले के पास जाता है, बट यहाँ तो दोनों ही आइडेंटिकल है, कहीं भी डाल दो तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अगर वो यहाँ गया तो यानी कि वो किस कार्बन से गया, वो 14 लेबल वाले कार्बन के पास गया मान के चलते हैं,
और अगर वो यहाँ गया तो वो नो लेबल्ड वाले के पास गया। तो तुम्हें उस दिन भी मैंने एनजीपी में बताया था कि चीज़ें आपको दो प्रोडक्ट मिलता है, एक ऐसे कार्बन के साथ जो लेबल्ड है और एक बार ऐसे कार्बन के साथ जो लेबल्ड नहीं है। तो देखो आपका RCO किससे कनेक्टेड है, एक बार लेबल्ड वाले से कनेक्टेड है और एक बार बिना लेबल्ड वाले से कनेक्टेड, और दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनजीपी को रिवाइज करो। इसमें NBS एक पूछने लायक चीज़ थी, ग्राफ पूछने लायक चीज़ थी, 16 नंबर का सवाल भी चलो खैर पूछा जा सकता था बिकॉज NGB के साथ अभी तुम उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए हो। बट इसमें हाँ 20 वाले में क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा इनसफिशिएंट थी तो वो पूछा जाना चाहिए था। 13 वाले में भी काफ़ी हद तक ठीक है, उसके C ऑप्शन में आपको डाउट है। बट 10, 11, 12 ये बिल्कुल भी पूछने लायक सवाल नहीं थे। ठीक है, सिमिलरली आप 5 वाले में लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पेपर में वो सवाल थोड़ी ना दिए जाएंगे जो अभी मैं आपको दे रही हूँ, आपको तो कुछ भी आएगा ना, तो आपको प्रिपेयर रहना है इस टाइप के चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोकते हैं, कल इसके आगे की नेक्स्ट DP पे डिस्कस करेंगे।